तो मरकजी हुकूमत ने 2022 तक हर घर में नल से पानी पहुंचाने का हदफ रखा है और वादा किया है और इसके लिए जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया है। इतना ही नहीं, जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक इस मंसूबे पर 3.5 लाख करोड़ रुपया खर्च करने का बजट भी है। बेसिक जरूरतें, एक वजीर आजम लाल किले की फसील से जब ये कहता है कि अपने लड़कों से भी पूछिए कि वो रात को देर से घर क्यों आते हैं, तब हिंदुस्तान की आवाम को समझ में आया। या एक वजीर आजम ये कहता है कि बच्चों को परीक्षा की तैयारी कैसे करनी चाहिए, आइए इस पर एक हॉल में बैठकर चर्चा करते हैं, तब हिंदुस्तान की आवाम को समझ में आया कि अरे ये व्यक्ति तो वो बातें कर रहा है जो हमारे और आपके बीच की है और छोटे छोटे मसले ये वजीर आजम कह रहा है। यहां से इस देश की संस्कृति भी बदली, मुद्दों ने भी एक नया रूप लिया और आज हम देख रहे हैं तो गैस पहुंचाने की बात हो या 100 दिनों के लिए जो एजेंडा तैयार करके लोगों को पानी कैसे देना है, लोगों को बिजली कैसे देना है, इन बातों पर क्या पिछले प्रोफेसर साहब पिछले 70 सालों में 60 सालों पर क्या ध्यान नहीं दिया गया? अगर ऐसा तो नहीं है कि नहीं दिया गया होगा, यहां तक तो हम नहीं पहुंचते, लेकिन क्या इन मूल या मूलभूत मुद्दों से तवज्जो हटा के रखी गई? क्या मेरा सवाल ये, मतलब उनको उस गंभीरता से वजीर आजम लाल किले से कहता है कि मैं कोशिश करूंगा कि आपकी महिलाओं को बाहर शौच के लिए ना जाना पड़े। इतनी बेसिक बात कौन सा वजीर आजम कहता है? हम तो अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर बात करते हैं, वहां से क्या करना है उस पर बात करते हैं, ऐसी बातें कौन करता है? देखिए इमरान भाई, निसंदेह ये जो नई सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में, या आप कह लें भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसने पहली बार जो सियासी गुरूर और सत्ता का सुरूर होता है उसको तोड़ा है और पहली बार छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना शुरू किया है। जब छोटी छोटी चीजों पर आप ध्यान देंगे तभी आप समावेशी विकास कर पाएंगे और तभी आप सबको साथ लेकर चल पाएंगे। मैं इस बात से बिल्कुल कतई इत्तेफाक नहीं रखता कि कोई काम नहीं हुआ 70 सालों में। काम जरूर हुआ है, किसी की काम को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन ये भी बात काबिले तारीफ है कि हमको ये देखना होगा काम हुआ कहाँ, कितना हुआ और कितने लेवल तक हुआ। एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, अभी बार बार संजू जी बोल रहे थे और आज 370 को लेकर वोट बैंक की राजनीति, ये वो तमाम आरोप प्रत्यारोप, ट्रिपल तलाक का मैटर। मैं ये कहता हूं कि ये मुद्दे नए थे, ऐसा तो है नहीं कि ये मुद्दे 2014 में बीजेपी सरकार आने पर रातों रात खड़े हो गए। ये मुद्दे तो चले आ रहे थे, जब से हिंदुस्तान में चीजें आई तब से चला आ रहा था। तो 70 साल तक आपके हाथों में बागडोर थी, 60 साल तक आपको इनिशिएटिव लेने चाहिए थे। आप नहीं लेंगे, छोड़ देंगे, तो जो दूसरा सरकार में आएगा वो तो लेगा ही लेगा। तब आप उस पर आरोप करेंगे कि आपने वोट बैंक की राजनीति के लिए किया, आपने अपने हितों के लिए किया, किससे पूछ कर किया, क्यों किया, खुद तो किया नहीं। अब जब दूसरा कोई कर रहा है तो नाउ यू आर रेजिंग द क्वेश्चन। होता क्या है? बेंजामिन डिज़रायली ने एक बात कही थी इमरान भाई, मैं आपको याद दिलाना चाहूं कि डेमोक्रेसी में अपोजिशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन वो अपोजिशन का रोल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो रचनात्मक भूमिका अदा करे। जहां अपोजिशन रचनात्मक भूमिका अदा करना भूल जाता है वहीं पर अपोजिशन का अस्तित्व खत्म हो जाता है। कमाल है। सवाल आप नंबर 1 संजू जी, मैं नो इंटरफेरेंस, पूछ रहे हैं ना, आप बताइए ना, महंगाई आपने नंबर कम कर दिया क्या? सुनिए तो आपने महंगाई कम कर दिया क्या? आपने भ्रष्टाचार कम कर दिया क्या? मैं सवाल पूछ रहा हूं, बताइए प्रोफेसर साहब, बताइए ना प्रोफेसर साहब, बता सुनिए ना प्रोफेसर साहब, सुनिए तो सुन तो लीजिए, सुनिए तो आपसे नहीं पूछ रहे हो, हालांकि ये सवाल सुनिए तो लीडर से पूछना कम हो गई, भ्रष्टाचार खत्म हो गया। प्रोफेसर सवाल आपने महंगाई पर दौड़ा दिया, आपने महंगाई पर सवाल उठाया, आपने महंगाई पर सवाल उठाया, आपका उत्तर दे रहा हूं। 4.5 साल तक आप शिक्षा स्वास्थ्य की बात करते हैं और 6 महीने के अंदर में आप राष्ट्रवाद पर चुनाव लड़ने चले जाते हैं। अब आपको राष्ट्रवाद के चुनाव लड़ने से राहुल गांधी कह रहे थे, ट्वीट में क्या कह रहे थे? कितने रोका था? राहुल गांधी क्या कह रहे थे वो भी तो सुनिए ना प्रोफेसर साहब। राहुल गांधी कहते हैं ये 100 दिन विकास विहीन 100 दिन है, विकास विहीन 100 दिन। नहीं, मैंने नहीं कहा, राहुल गांधी नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा, आपको नहीं कह रहा, राहुल गांधी का ट्वीट वो बता। देखिए ऐसा है, इस स्टेटमेंट पर इमरान भाई मैं टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि इस स्टेटमेंट का कोई लॉजिक, मैं डॉक्टर साहब के बात से सिर्फ 5 सेकंड ऐड करना चाहता हूं। आज की डेट में कांग्रेस साहब ने कहा रचनात्मक विपक्ष, नहीं 5 सेकंड चाहिए सिर्फ। डॉक्टर साहब ने कहा रचनात्मक विपक्ष,
राहुल गांधी से रचनात्मक विपक्ष तो छोड़ दीजिए, मैं कहता हूं अगर वो रचनात्मक भी सही से बोल दे, जैसे वो विश्वेश्वरैया सही से बोलते हैं, वही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। बस इतना ही कहना था। ठीक, अब आइए एक बात जो आप ये रेस कर रहे थे कि क्यों नहीं किया गया, केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति हुई है हिंदुस्तान में 60 सालों में। सुन लीजिए जो है अच्छे से इसको अपने दिलो दिमाग में। एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप के अगेंस्ट लड़ाकर वोट बैंक की पॉलिटिक्स को खेला गया, एक ग्रुप को बिल्कुल दरकिनार किया गया। धार्मिक उन्माद के आधार पर जो सत्ता के शीर्ष तक पहुंचे वो समझाएगा तुष्टीकरण के बारे में हमें, यह बताइए ना हमें। अरे संजीव बाबू, धर्म का तुष्टीकरण आप मुझे ना बताएं। जिस दिन धर्म का तुष्टीकरण आपका हम बताने लगेंगे ना, सीट से कहां तक सरकार पहुंच गई। अरे छोड़िए, आप हमें समझाएंगे धार्मिक तुष्टीकरण की बात, आप हमें बताएंगे तुष्टीकरण की बात। सुनिएगा तो ध्यान से जी, सुन रहा हूं मैं, सुन रहा हूं। तुष्टीकरण का मतलब क्या था? आपने तुष्टीकरण नहीं किया कि आपने एक ग्रुप को खुश करने के लिए बाकी ग्रुप को किनारे कर दिया और उस ग्रुप का वोट पाने के बलबूते पर आपने अपनी राजनीति को आगे बढ़ाया और उसी ग्रुप के लिए आपने कुछ नहीं किया। आज उसी ग्रुप के लिए इल्जाम को तो मैं मान ही रहा हूं, एक एग्जाम देना चाहता हूं कि माइनॉरिटीज के लिए पहली बार 40,000 करोड़ रुपया इशू हुआ मेरे महानुभाव, जहां पर 400 करोड़ रुपया हुआ करता था। क्या बात करते हैं? लेकिन शिवम स्कीमें चल रही है संजीव जी और बाकी लोग ये कहते हैं कि आपने माइनॉरिटी को, अब मैं सीधे तौर पर कहूं, बिलखुसूस मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन कितना दिया। आज दोपहर में भी मैं चर्चा कर रहा था तो वो ये कह रहे थे कि रिप्रेजेंटेशन आपने कितना दिया, अगर रिप्रेजेंटेशन होगा तो हम इसको सच्चा विकास मानेंगे। देखिए, मैं जवाब आ रहा हूं शिवम जी। रिप्रेजेंटेशन की जो बात जहां तक कही जाती है ना, देखिए आप ये समझ लीजिए जिस मुसलमान का मिजाज ये बना दिया गया हो कि ये जो आरएसएस और बीजेपी वाले हैं ये तुम्हें भूने भंगारेंगे भी नहीं, कच्चा खा जाएंगे, उसको वो अगर सरकार उनसे कहती है कि भाई आप हमारे पास आओ, हमारे साथ जुड़ो, वो वोट तक तो देते नहीं थे। ये तो हम लोगों ने मेहनत करी, मुसलमानों को कहा कि भाई जितनी दूसरी राजनीतिक पार्टी है उतनी बीजेपी भी उसी तरह की राजनीतिक पार्टी है, आप उसको भी वोट दो और इनको भी वोट दो, जो देश का विकास काम करे। आज आप ये देखिए जो 10 से 15% अगर मुसलमानों का वोट चल रहा है, अगर देखिए पूरी बात सुनिए ना, आप पूरी बात सुनिए। आज जो 10 से 15% मुसलमानों का वोट अगर जो है भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रहा है तो इसलिए कि विकास का काम कर रहे हैं, और मुसलमान भी आज उतने ही खुश हैं जिससे समाज के और दूसरे लोग भी है। ये इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां तक रिप्रेजेंटेटिव का सवाल है, आगे आने वाले कल में देखिए, आगे आने वाले कल में हम उदासीन नहीं है। देखिए एक बात सुनिए, आप ये बात करते हैं, आप गुजरात में कह दिए, आप दिल्ली में कह दिए, आप कांग्रेस वाले जो है मुसलमानों को कितने टिकट देते थे, आप कितने दे रहे हैं? आप जाके देखिए ना, रेशो निकालिए, आप उससे भी ज्यादा, आप मुसलमानों का लंबरदार हो, कुछ भी और आप वोट, आप टिकट नहीं दे रहे मुसलमानों को, आप नहीं दे रहे, आप भारतीय जनता पार्टी को कह रहे हो। अब मुझे अफसोस है, न सपा देती है न बसपा दे रही, जो मुसलमानों को जिस तरह का उनको मिलना चाहिए रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, जिन्होंने अपना खून पसीना इनके लिए करा, जब तक सीएम और मिनिस्टर्स अकलियतों से नहीं होंगे तब तक नहीं मानेंगे हम कि पूरा विकास हुआ है। बिल्कुल, आपका जो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बार बार तंज किया जाता है, बार बार तंज किया जाता है। और ब्रेक से पहले संजीव जी ने भी यही तंज किया था। मैं इस तंज का जवाब देता हूं। चुनावी प्रणाली में किस तरह से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बाकायदा 4-6 नाम नीचे से आते हैं और उसके बाद ऊपर की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो तय करती है कि कौन चुनाव जीत सकता है। अब इस देश में एक 24% के करीब मुस्लिम है, इस बात को तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। अकेली बीजेपी 303 सीट्स लेकर आई है, इस बात को भी कोई डिनाई नहीं कर सकता। की बात करते हैं, अरे सुन लीजिए ना, पहले आपको समय मिलेगा, ठीक है। अब मुझे एक चीज आप बताइए, पहले तो ये कौन तय करेगा कि मुसलमानों का लीडर सिर्फ मुसलमान हो सकता है, एक चीज। दूसरा, अगर हमारे कैंडिडेट्स जीतकर आए हैं, हर क्षेत्र से आए हैं, और ऐसी जगह पश्चिम बंगाल जहां पर भारतीय जनता पार्टी थी नहीं किसी जमाने में, या वोट शेयर 10% भी नहीं होता था, वहां से आज हम इतनी सीटें लेकर आए हैं, तो क्या मुस्लिम्स ने हमें वोट नहीं दी? इसका मतलब यह होता है कि चाहे हिंदू कैंडिडेट हो चाहे मुसलमान कैंडिडेट हो, आज अगर जरूरत है वोटर को तो वो जरूरत है विकास की। वहां पर कैंडिडेट के नाम के पीछे चाहे खान लगा हो, चाहे त्यागी लगा हो, चाहे कुछ और लगा हो, वो उसको नहीं देख रहा, सिर्फ विकास को देख रहा है। और जहां तक लीडरशिप और आगे माइनॉरिटी स्पेशली
मुस्लिम्स को बढ़ाने की बात है तो जम्मू एंड कश्मीर में देख लीजिए किस तरह से पंचायतों में जाकर हमारे आदरणीय अध्यक्ष अमित भाई शाह मिलकर आए हैं और फंडिंग रिलीज की गई है और कहा गया है कि आप आगे बढ़िए, हम आपको मदद करेंगे। तो चुनावी राजनीति की जहां तक बात है, वहां पर जो टिकट जीत सकता है उसको टिकट मिलता है। और बात विकास की है, आप इसमें हिंदू मुस्लिम ढूंढते रहिए, आप हिंदू मुस्लिम ढूंढते रहिए, हमारे लिए तो और भी आसानी है। इस बार 50 के करीब है, वो दिन दूर नहीं जब डबल डिजिट में आपकी सीटें ही नहीं रह जाएंगी। मामला सिर्फ विकास का है। ठीक है सीमा जी, देखिए एनआरसी का मसला भी एक बड़ा चैलेंज है इस हुकूमत के लिए। काम तो पिछले कार्यकाल में शुरू हो गया था, लेकिन इधर इन पिछले 100 दिनों में जो चीजें हुई उसमें यह हो गया कि असम में 19 लाख लोगों से भी ज्यादा लोगों का नाम इस सूची में शामिल नहीं है, मतलब उनको विदेशी मान लिया गया और कई तरह की गड़बड़ियों की शिकायतें भी सामने आई। हुकूमत के लिए कहीं ना कहीं इन चैलेंजेस से निपटना इस वक्त एक बड़ी चुनौती, एक बड़ा चैलेंज है अपने आप में। देखिए, पहले तो मुझे लगता है कि हमें इस चीज के लिए सरकार का अभिवादन करना चाहिए कि एनआरसी मोदी सरकार का एजेंडा नहीं था, ये राजीव गांधी के समय से चला आ रहा था। राजीव गांधी ने जब आसाम अकॉर्ड किया तो इतने लंबे समय तक आसाम में एनआरसी को लागू क्यों नहीं किया गया? देखिए, हम सबको पता है कि आसाम की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। 4096 किलोमीटर की सीमा बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्य शेयर करते हैं, जिससे लगातार इन्फिल्ट्रेशन हो रहा था। और अगर आप वोटर्स का रेशियो देखिए तो 50% का जो सडन राइज वहां के वोटर में हुआ, वो वोटर कहां से आए? आसाम की समस्या वहां की पिछली सरकारों की क्रिएटेड समस्या है। और आप देखिए इमरान भाई कि जिस तरीके से IMDT एक्ट को लाया गया, आपको मालूम है कि वहां पे मेजर विरोध शुरू हुआ, जिसके बाद असम गण परिषद और ऑल स्टूडेंट आसाम यूनियन का सरकार के साथ एक समझौता हुआ, जिसके तहत ये बात कही गई कि जो भी मुसलमान जो है 1971 के बाद आए हैं उनको सर्टेन पीरियड तक 10 साल तक के लिए वोटिंग राइट नहीं दिए जाएंगे। बांग्लादेश से जो आए हैं और उसके बाद जो आए हैं उनको हम डिपोर्ट कर देंगे। लेकिन उसको डाइल्यूट करने के लिए किस तरीके से IMDT एक्ट लाया गया? IMDT एक्ट ला करके आपने जो फॉरेनर्स एक्ट था उसके बेसिक प्रिंसिपल को ही चेंज कर दिया। फॉरेनर्स एक्ट ये कहता है कि अगर ये व्यक्ति विदेशी है, इसको हम ये कह रहे हैं कि विदेशी है, तो वो ये प्रूव करे कि वो विदेशी है। आपने क्या कर दिया IMDT एक्ट में कि अगर हम ये कहते हैं कि व्यक्ति बांग्लादेश से आया हुआ है तो IMDT एक्ट कहता है कि आप प्रूव करो कि ये बांग्लादेशी है। तो क्या ये इलीगल बांग्लादेशीज को लीगलाइज करना नहीं था? आज वहां की ये हालत कर दी गई है कि 13 स्टेट्स वहां पे बांग्लादेशी डोमिनेटिंग हो चुके हैं। 2035 तक वहां पे आसामीज माइनॉरिटी में हो जाएंगे। इतनी बड़ी समस्या, इतना मास माइग्रेशन, उस पर सरकारों का कोई ध्यान ही नहीं था। दूसरी बात मैं अभी एक बोलना चाहती हूं कि इन्होंने अभी एक मुद्दा उठाया कि बीजेपी में मुसलमानों की कोई पूछ नहीं है। मैं ये कहती हूं कि मुसलमानों के अंदर ये भाव भरने का काम पिछली सरकारों ने किया कि आप जब सबकी बात करिए तो उसमें मुसलमानों की अलग से बात करिए। ये बात उनके दिमाग में किसने भरी है कि सब में मुस्लिम इंक्लूडेड नहीं है? दूसरी बात ये है कि अगर पिछली सरकारें 1947 से 1950 से मुसलमानों के डेवलपमेंट को लेकर के इतनी कंसर्न थी, ये लगातार सत्ता में रहे हैं। 2006 में सच्चर कमेटी जब आती है तो ये कैसे कहती है कि मुसलमान इस देश की सबसे ज्यादा पिछड़ी आबादी है। इसकी जिम्मेदारी क्या ये लेंगे? इनको अब इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा कि जो आसाम में, जो नेबरिंग स्टेट आसाम के हैं, उसमें जो डेमोग्राफिक चेंजेस हुए। और दूसरी बात ये आप जो कह रहे हैं, मैं इस बात को बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ कि एनआरसी का एग्जीक्यूशन आसान नहीं है। उसके 2 रीजन है। पहला रीजन इसका ये है कि बांग्लादेशी जो भी आसाम में आए, आज वो पूरे हिंदुस्तान में फैल चुके हैं। आप उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हर कोई बॉर्डर क्रॉस कर सकता है। दूसरी बात, जो 4 लाख का मिसिंग आंकड़ा आ रहा है, हमें यह भी मानना पड़ेगा कि बांग्लादेशियों को वहां की सरकारों की मदद से परमानेंट आपने आईडी प्रूफ उपलब्ध कराए हैं। वहां पे जो दूसरे स्टेट के लोग गए हैं उनके साथ समस्या आ रही है आइडेंटिफाई करने में, क्योंकि उनके पास प्रूफ नहीं है कि वो वहां के रेजिडेंट हैं। तो आप ये देखिए कि इन्फिल्ट्रेटर्स को किस तरीके से भयंकर तौर पे पिछली सरकारों ने सपोर्ट किया। और आपको मालूम है वहां पे कुछ जिलों में शुक्रवार को आप छुट्टी घोषित कैसे कर सकते हैं? ये इस्लामिक स्टेट का कॉन्सेप्ट है, तब आपका सेकुलरिज्म कहां चला जाता है? तो सवाल यहाँ पे ये है, अमित शाह है वजीर दाखिला तो मुमकिन है चीज, बिल्कुल मुमकिन है। और मुझे लगता है कि एनआरसी अमित शाह वजीर को ऑल ओवर इंडिया
व्यवस्था में अब लागू किया जाना चाहिए और लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि वो कौन लोग हैं जो बांग्लादेश से आकर के यहाँ की डेमोग्राफी को न केवल चेंज कर रहे हैं बट इंटरनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। एक लाइन में केवल मोहतरमा से सवाल यह है कि एनआरसी पे जिस तरह की बात हो रही है, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर से ही इस बात के स्वर उठने लगे हैं कि वो सही तरीके से लागू नहीं किया गया है और उसमें खास करके अल्पसंख्यकों के लिए और बहुसंख्यकों के लिए जिस तरह से भेदभाव की गई है, बहुसंख्यकों का यदि नाम आता है तो ये गलत तरीके से है और अल्पसंख्यकों का यदि आता है तो उसे वापस करना चाहिए। मैं सवाल ये खड़ा कर रहा हूं कि आखिर इसका सोल्यूशन है क्या? आपने शुरू तो कर दिया, कहां ले जाके इसको रोकेंगे? जो 40 लाख पहले थे अब 19 लाख के आसपास में आ गए हैं, हो सकता है कुछ और कम हो जाए। इन लोगों को आप कहां ले जाएंगे? क्या बांग्लादेश इसको स्वीकार करने के लिए, कुछ म्यांमार से आए हैं, कुछ यहां से आए हैं, क्या ये लोग स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? ये देश की बात मैं कर रहा हूं। जब वो ये कह रहे हैं अथराज रूप से कि मैं इन्हें स्वीकार करने के लिए मेरी कोई बाध्यता नहीं है, ये हमारे यहाँ नहीं आएंगे, तो आप इनको निकाल के फेंकेंगे कहां? पहले ये बताइए, सबसे पहला सवाल। और यदि आप उन्हें चिन्हित कर रहे हैं, हम ही आप ने ठेका लिया क्या उनका? कहां फेंकेंगे? आप सवाल का जवाब तो दीजिए, सरकार सवाल का जवाब दे। मेरे घर में मेहमान बन अरे साहब, मालिक नहीं बन सकता। कहां? वही तो मैं पूछ रहा हूं, मालिक बना रहा हूं। अरे कहां फेंकेंगे आप? कहां निकाल के? सुनिए, कौन से देश में बांग्लादेश के ऊपर इसमें कानून लाना जाए, बिल्कुल सत्ता के नुमाइंदे यदि यहाँ बैठे हैं वही बता देंगे वो किस देंगे। चलिए आ रहा हूँ इस सवाल के साथ आ रहा हूँ। रोजगार को लेकर भी तंज किया जाता है और वजीर आजम नरेंद्र मोदी और सरकार कहती है कि हम नई नौकरियों को पैदा करने की लगातार कोशिश में है। विपक्ष कई तरह के तंज कर रहा है, इस पर भी मैं बात करूं। और आगे 4 रियासतों के विधानसभा चुनाव है, उन पे इन 100 दिनों के काम का जो बड़ी हुसूलियाबी है उसका कितना असर पड़ेगा, इस पर भी बात करना जरूरी है। इस छोटे स्वच्छ भारत के साथ स्वस्थ भारत का भी एजेंडा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी हेल्थ को लेकर भी बात करते हैं। हर पहलू को हमारी जिंदगी के छूने की कोशिश करती है ये सरकार, जैसा कि नजर आता है। और पिछले 100 दिनों में ऐसी कोशिश की गई है जो ये दिखाती है कि अगला जो दौर होगा, यानी अगले 5 साल होंगे, किन किन एजेंडे पर हमें किस तरह से काम करना है। लेकिन इस बीच जो बड़ा इल्जाम लगता है प्रोफेसर साहब, वो लगता है कि आपने भट्टा बैठा दिया, आपने मंदी ले आई देश में, आपने इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया। ये विपक्ष की तरफ से लगता है। सरकार कहती है कि हालात पूरी तरह से काबू में हैं, हम नए रोजगार पैदा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और उस पर लगे हुए हैं। कांग्रेस या दूसरे लोग कह रहे हैं विपक्ष के कि कहां है, आपने तो रोजगार छीन लिए। इसको कैसे देखें? पिछले 100 दिनों में यह भी हुआ है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि अर्थव्यवस्था में थोड़ी गिरावट आई है और ये जो मंदी है, ये मंदी केवल भारत में ही नहीं है, पूरे विश्व में ग्लोबल मंदी है और उसका असर आज के इस भूमंडलीकरण के दौर में पड़ना लाजिमी। अब प्रश्न ये उठता है कि हमारी सरकार इस मुद्दे के प्रति कितनी सचेत है। इसमें कोई दो राय नहीं कि इसके लिए सरकार इनिशिएटिव ले रही है। इसका सबसे पहला इनिशिएटिव है कि सरकार ने पब्लिक सेक्टर यूनिट के बैंकों को 70,000 करोड़ रुपए दिए हैं कि ताकि उन बैंकों की लिक्विडिटी मेंटेन रहे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, बैंकों का मर्जर किया गया है। अभी फिर कांग्रेसी चिल्लाने लगेंगे कि ये 10 सरकारी बैंक मिलाकर। सुनिएगा संजीव जी, अगर आप मेरे डिबेट में इंटरफियर करेंगे मैं नहीं बोलूंगा, आप ही बोल लीजिए। बोलिए ना जल्दी। तो संजीव जी, समय कम है। हाँ इमरान भाई, नंबर 2 बात, ये बैंकों का मर्जर हमने कहा था ना, पेट में दर्द होगा। इनको ये मालूम ही नहीं है कि इन्हीं के सरकार में नरसिम्हन कमेटी ने रिकमेंड किया था कि बैंकों को मर्ज कर दिया जाए। कहां बैठे हैं ये? क्योंकि छोटे छोटे बैंक होते हैं, कंपटीशन होता है, ऐसे में कस्टमर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जो छोटे बैंक है उनका सर्वाइवल दिक्कत हो जाता है, तो उनके परफॉर्मेंस और गवर्नेंस पे फर्क पड़ना लाजिमी है, इसमें कोई दो राय नहीं। और तीसरी बात, और जो सबसे अच्छी बात यह है कि सरकार ने इस अर्थव्यवस्था में अभी जीएसटी के रेट को आप देखिए कम किया गया है। सरकार ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए भी कम किया है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार इनिशिएटिव नहीं ले रही है, सरकार इनिशिएटिव ले रही है और बहुत जल्द ही इसके सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। क्योंकि ये कोई रेडीमेड सॉल्यूशन तो नहीं है इमरान भाई कि आज 70,000 करोड़ रुपए दिए गए और ये हाउस लोन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट। शिवम त्यागी, आप खला में जाने की बात करते हैं, चांद के चक्कर लगाने की बात करते हैं, अपना यान उतारने की बात करते हैं और वो मजाक उड़ाते हैं कि आपने देश का भट्टा बिठा दिया आर्थिक मंदी में। प्रोफेसर साहब ने जो बातें कही, चैलेंजेस तो है, वो कह रहे हैं आपने लोगों के रोजगार खा गए। आर्थिक मंदी को जरा अगर थोड़ा और डीपली समझ ले तो इनको समझने की जरूरत है 1966 में इस
देश में पहली बार रुपए का डिवैल्यूएशन हुआ। सरकार किसकी थी इनको पता है। 91 में हालात ये थे कि फॉरेन रिजर्व्स की हालत बेहद खस्ता थी, हमें अपना सोना एयरलिफ्ट करना पड़ा था यहां से अपने फॉरेन रिजर्व्स खोलने के लिए। आज इस देश में एफडीआई इन्वेस्टमेंट्स ऑल टाइम हाई है, फॉरेन रिजर्व्स ऑल टाइम हाई है। हाँ, सुस्ती है मंदी में। एक बार फिर से कह देता हूं, मंदी की अपनी एक परिभाषा है कि 2 लगातार क्वार्टर में अगर नेगेटिव ग्रोथ कोई कंट्री करती है उसको कहते हैं मंदी। उसकी अपनी एक स्टैंडर्ड परिभाषा है। सुस्ती जरूर है, जितनी सुस्ती मतलब आप ये कहिए कि राहुल गांधी के अनुशासन में है उतनी हल्की फुल्की सुस्ती जरूर है। जहां तक बात है जहां तक बात है सुस्ती के कारण, जहां तक बात है सुस्ती के कारण इनकी नीतियां पिछली सरकारों में क्या रही वो किसी से नहीं है। और दूसरी इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरह से ट्रेड वॉर चाइना और अमेरिका का है इसमें कोई दो राय नहीं। और मैं एक और चैलेंज देता हूं, दुनिया की तमाम बड़ी इकोनॉमीज में हिंदुस्तान सबसे बेहतर कर रहा है। अगर इससे बेहतर कोई कर रहा हो तो मुझे बताएं। परेशानी यहाँ प्रोफेसर साहब, रशिया को लोन दे रहा है भाई साहब हिंदुस्तान, तो उसी के तो उनको तकलीफ है। वो कह रहे हैं कि आपने रिजर्व बैंक का को नहीं मिला ना, परेशानी ये हो रशिया को लोन दे रहे हैं करोड़ों रुपए का जो है ना, सीमा जी घर संभल नहीं रहा है। बड़ी बात कह दी उन्होंने। सीमा जी, अफजाल साहब आपने सुना नहीं ठीक से, इन्होंने कह दिया घर संभल नहीं रहा है और दूसरों को बांट। नहीं, मुझे क्या बात कर रहा हूँ। एक चीज मुझे और कहनी थी यहाँ पे। आज जब हम इकोनॉमिक स्लो डाउन की बात करें तो जो शिवम ने बोला ठीक है ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन है, लेकिन हमें यहाँ पे ये भी समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में इस स्लो डाउन का रीजन क्या है। मैं आपको बताऊं, अगर आप पूरा 2003 से लेकर के 2014 तक इंडिया के इकोनॉमी की एनालिसिस करिए तो इंडिया की इकोनॉमी स्टेरॉइड पे चल रही थी। और वो स्टेरॉइड क्या था? वो स्टेरॉइड था लोन। बैंकों के और कॉर्पोरेट्स के बीच में एक नेक्सस चल रहा था। जो कॉर्पोरेट्स 100 रुपए का अपना इन्वेस्टमेंट करते थे उस पे वो 100 रुपए बैंक से ले रहे थे फाइनेंस में। और ये सारे बैंक जो है ये सरकारी बैंक थे। ये जो नेक्सस चला इसने 6 लाख करोड़ रुपए का एनपीए क्रिएट किया। जब मोदी सरकार सत्ता में आई तो सरकार खजाना कंगाल था, मैं आपको बताऊं। और यही कारण था कि आपको डिमोनेटाइजेशन जैसी चीजें करनी पड़ी। और ये आज की तारीख में जो आपको मंदी का स्लो डाउन जो हमें दिख रहा है उसका एक मेजर रीजन ये है कि जो आपकी फेक शेल कंपनीज थी, जो ब्लैक मनी का लगातार इन्फ्लक्स हो रहा था, जो बैंकिंग सेक्टर और कॉर्पोरेट्स के बीच में एक नेक्सस चल रहा था, आम आदमी को तो पता ही नहीं कि इस नेक्सस में एक्चुअल में आम आदमी का पैसा डूबा। ये सारा नेक्सस जो बस्ट किया है, जो बबल बस्ट किया है, उसके कारण ये इफेक्ट आया है। आज की तारीख में अगर आप देखिए तो बैंकिंग सेक्टर कॉशियस हो गया है लोन देने के मामले में, तो थोड़ा सा कैश इनफ्लो का क्रंच आया है। लेकिन इकोनॉमी के फंडामेंटल्स उतने ही सॉलिड हैं, फंडामेंटल्स में कहीं कोई चेंज नहीं है। इसलिए भले एक क्वार्टर में स्लो डाउन हो, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये बहुत स्ट्रांगली ये इकोनॉमी बाउंस बैक करेगी। और जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का हमारा लक्ष्य है, इसको प्राप्त करना हमारे लिए असंभव इसलिए नहीं है क्योंकि एफडीआई में बड़े पैमाने पर पैसा आ रहा है। ऑल टाइम इंडिया इस समय एक फेवरेट डेस्टिनेशन है क्योंकि जिस तरीके से पॉलिसीज को ट्रांसपेरेंट किया गया और आपका फाइल का क्लियरेंस जो इमीडिएट कराया गया, जो रेड टेपिज्म को कम किया गया है, उसके कारण यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बढ़ा है। और चाइना और यूएस वॉर के बाद भी होने के कारण इंडिया एक और फेवरेट कंट्री के रूप में, जो पहले से भी ज्यादा फेवरेट कंट्री है, उसके रूप में इंडिया उभरेगा। इसलिए मुझे लगता है इकोनॉमिक फ्यूचर भी इंडिया का बहुत। मोहम्मद अफजाल साहब, पाकिस्तान को अलग थलग करने में पिछले 100 दिन बड़े अहम रहे हैं। पूरी दुनिया में जलील करवा दिया और पूरी दुनिया में उसकी हालत ये कर दी कि जहां जाओ वहां से डांट पड़ रही है, जहां जाओ वहां से लतियाया जा रहा है। ये हालात हो गए हैं। कैसे इसको हम देखें? और खास तौर से मुस्लिम देशों का जो सपोर्ट मिला है इस मामले में, वजीर आजम नरेंद्र मोदी को भी, हिंदुस्तानी हुकूमत को भी, उससे बौखला गया पाकिस्तान। वो जो मानकर चलता था कि इस्लामिक वर्ल्ड में तो मेरी दादागिरी है, उस पर किस हद तक सेंधमारी हुई है? देखिए, इसके लिए आपको जो ये 2014 में जाना पड़ेगा। आप ये देख रहे थे ना, जब कांग्रेस जो है बार बार कहते थे हमारे प्रधानमंत्री तो विदेश यात्राओं पे रहते हैं। अब वो विदेश यात्रा पे नहीं रह रहे थे, बल्कि अपनी सेह बना रहे थे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, और खास तौर से इस्लामिक कंट्रीज के अंदर। और इस्लामिक कंट्रीज, आज देखिए सऊदी अरबिया ने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको दे दिया,
क्यों पाकिस्तान को नहीं दे रहा है? आज यूएई आप पे यकीन रखता है। आप एक बात सुनिए, आज जो जिस तरीके का इन्वेस्टमेंट, आज जिस तरह का रिलेशन हिंदुस्तान के साथ है, ये सबसे बड़ा नजरिया क्या है ओआईसी के अंदर। जब इसने पाकिस्तान ने ये कहा कि भाई अगर इंडिया को आप बुलाएंगे, ओआईसी के अंदर आएंगे, तो हम इसका ओआईसी का बायकॉट करेंगे। ओआईसी वालों ने पाकिस्तान का बायकॉट कर दिया, लेकिन हिंदुस्तान को विशेष रूप से बुलाया। हमारे हमारी आनजहानी जो हमारी सुषमा स्वराज जी, जो हमारी विदेश मंत्री थी, उन्होंने वहां जाकर कितना जबरदस्त लेक्चर दिया आतंकवाद के ऊपर, जो उन्होंने आंखें खोली हैं। आज आप देखिए एफएटीएफ में जिस तरीके से पाकिस्तान आज ब्लैक लिस्टेड होने जा रहा है आज के दिन, ये सिर्फ किस लिए है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके की योजना बनाई थी उसके संजीव जी, मुताबिक ये काम हो रहा है। बिल्कुल वक्त नहीं तो मैं और बात करता। संजीव जी, ये तो मानेंगे ना कि पिछले 100 दिन में इस हुकूमत ने हिंदुस्तान के लोगों को इसको कहने में कोई शर्म नहीं है कि ढंग से सड़क पर चलना तो कम से कम सिखा दिया। नहीं, बहुत सिखा दिया, जो कि पिछले 60 साल में भी नहीं सिखा। अरे बहुत सारी नई जानकारियां भी हमें मिली। प्रधानमंत्री ने नोटबंदी का कोई और कारण बताया था, आज मोहतरमा बता रही है कि जो खजाना खाली हो गया था उसके लिए नोटबंदी बताया गया था। उसमें कारण रोड पे ढंग से चलना सिखा दिया कि नहीं लड़कों को? इसी बहाने आप खजाना भरते रहे ना, एक वो भी कारण था, ये भी कारण है, ये भी कारण है कि आप 10,000 नहीं पहनते, हेलमेट नहीं लगाते हैं, 10,000 भर दीजिए आप खजाना। मान्यवर आप लेकिन सरकार कैसे चलाई जाती है? कितना शर्मनाक है कि 2019 में हमें काम करना पड़ रहा है। शायद हो सकते हैं। पूरे देश को कंगाल बना के रख दिया आपने, और पैसे निकालने के नए नए तरीके आप निकाल रहे हैं। चलिए, इस पर मैं और सबसे से बात करता रहूंगा। 100 दिन पूरे होते हैं, लेकिन अगले 100 दिनों का एजेंडा तैयार है, उस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। ऐसा लगता है कि ये जो क्वार्टरली होगा ये बहुत सरप्राइजिंग होगा, बहुत नया होगा, आश्चर्यचकित करने वाला होगा, और ऐसा होगा जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते पॉजिटिवली। जो 370 के बारे में हम में से किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी हो पाएगा। ऐसे समय में जबकि लोग धमकियां दिया करते थे कि हिंदुस्तान का परचम उठाने वाला कोई नहीं बचेगा, यहां से हिंदुस्तान का नाम लेवा कोई नहीं बचेगा, आज वो लोग कहां बैठे हैं ये दुनिया जानती है। तो उम्मीद करते हैं कि चीजें बदलेंगी, हम तमाम लोगों की अच्छाई के लिए बदलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। हम लोग और बात कर सकते थे लेकिन समय इजाजत नहीं दे रहा है। आप रहिए जी सलाम के साथ।